सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, ऑल क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है निट्टो सीरीज़ का। और जिन लोगों ने भी पिछले 2 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, बिकॉज कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स सब चल रहे थे सीजल के, तो जिन लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो वो वहाँ से जाके उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ से जाके जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। और एक चीज़, जो मतलब लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे, मेरे कहने का मतलब है। बिकॉज अगर आपने मिस कर दिए हैं तो, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलनी चाहिए। यानी कि आपका लेक्चर 1 आपका हो जाए तभी आप लेक्चर 2 देखिए, जब लेक्चर 2 हो जाए तभी लेक्चर 3 देखिए। तो इस तरह से चीज़ें क्रोनोलॉजी में चलना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर संडे, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए, कि हर संडे एवरी संडे आपको एक मॉक मिलेगा फॉर दी CGL, और ये CHSL मेंस के लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मेनली तो हमारा CGL का टारगेट, बट ऑब्वियस से बात है इक्वली हेल्पफुल रहेगा CHSL के लिए भी। तो जो भी स्टूडेंट्स, ऑब्वियस से बात है यहाँ पे सारे लोग ही CGL मेंस वाले ही हैं, तो सारे लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि जो संडे का आपका मॉक टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट करना। बिकॉज ये प्योरली डिज़ाइंड है Tier 2 के लिए। तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप यहाँ से टेस्ट कर पाएंगे कि अभी आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है। हेलो सर, दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव लेक्चर, योर लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू अभिषेक। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें फिर। नोट्स का मैंने आपको कल बता दिया था, और सॉरी पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछले दोनों लेक्चर में बताया था कि नोट्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पुरानी वाली ही रिवाइज करनी। मैंने आपको बताया था पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। रोज़ मतलब हर बार मेरे को समझ नहीं आता वही आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। इसका मतलब है कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे, तो क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि दोनों लेक्चर्स में मैंने कम से कम 5-6 बार बताई होगी इस चीज़ को कि नोट्स नहीं यहाँ पे रहने वाले हैं। PDF आपको मिल जाएगा पर हमारे टेलीग्राम पे जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स का इसलिए नहीं है क्योंकि चीज़ें आपको पुरानी वाली रिवाइज़ करनी है। आप PYQ सीरीज़ को या तो रिवाइज़ कर रहे हो, या फिर बैच की चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, या फिर FRB को, तो वो रिवीजन चल रहा है 2 दिन, सैटरडे संडे को ही हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने इसको कर रखा होगा पहले। नहीं कर रखा है तो आप कहीं पे उसको ऐड कर लीजिए, फिर से स्क्रैच से सारी चीज़ें नोट्स बनाएंगे तो मेरे हिसाब से वो फिर वही है ना कि 2 चीज़ें हो जाएंगी आपके करने के लिए, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ओवरलैपिंग मिलेंगी। और आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तो मैं खुद तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ बैठ के, तो अगर किसी ने बनाए हो या फिर कोई जो बना रहा हो तो वो प्लीज़ यहाँ पे शेयर कर देगा। मैं लास्ट में नंबर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर नंबर पे, फिर अगर आपके पास नंबर है तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं नोट्स, जो लोग भी अगर कोई निट्टो के नोट्स बना रहा होगा तो। वैसे अगर मुझे लगेगा कि अगर किसी ने ढंग के बनाए या फिर भेजेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सच कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो वो पढ़ भी सकता है अपना वहाँ से, है ना। वाई रॉन्ग ऑप्शन देन ID ब्लॉक कर दी। क्या लिखना क्या चाह रहा है भाई मूवी बाज? वाई रॉन्ग ऑप्शन ID ब्लॉक कर दी? कौन, किसने, कहाँ पे, कब, कैसे? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अभी एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कि हीट इन्वॉल्व होती है, यानी हीट नीडेड होती है। इस रिएक्शन को अकर करने के लिए हीट की, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, यानी कि इसी को बोलते हैं ऊष्मा शोषी। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा होता है, एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं, उनको ऊष्मा छेपी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कंबशन जो रिएक्शन होती है, कंबशन, इसमें पूछ रहा है एंडोथर्मिक कौन सी। कंबशन हमेशा आपकी एक्सोथर्मिक होती है। कार्बन का कंबशन, इसका मतलब है कार्बन का जलना। तो जब कोई चीज़ जलती है तो हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है।
सागरमाला वाले में क्या लिख रहे हो भैया? सागरमाला ये क्या है? लास्ट लेक्चर में आपने अपने मन से ऑप्शन दिए, याद है? क्या लिखना क्या चाह रहे हो भाई तुमको? पहले तो यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। सागरमाला पता नहीं क्या लिख रहे हो, सागरमाला। खैर, यहाँ पे एक्सोथर्मिक पे आते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कंबशन ऑफ कार्बन, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड एल्कली। ये किस तरह की रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक उदासीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीकरण अभिक्रिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर देता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। और वो कौन सा एसिड होता है ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस एसिड को एंटासिड जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए हम एंटासिड्स को लेते हैं ऊपर से, जैसे इनो वगैरह। तो ये भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है। अब हीट कैसे निकलती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलेट करिए। फोटोसिंथेसिस में हीट नीडेड होती है, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं और ये जो 6 H2O हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ये हीट नीडेड है, हीट लग रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस नेचर का होता है, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, यानी हीट निकलती है। अब जब मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो क्या है रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड। तो रेस्पिरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। या तो इसको रेस्पिरेशन जब टॉपिक आएगा तब डील कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है हर माइटोकॉन्ड्रिया, चलो या तो मैं बता ही देता हूँ, बात आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो एक सेकेंड रुको, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये चीज़ ध्यान रखना रेस्पिरेशन प्रोसेस में, कि जो ग्लूकोज होता है वो पाइरूवेट में टूटता है। ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पाइरूवेट। जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और जो पाइरूवेट होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हुई, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा, ये रिएक्शन होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, होगी। अब ये जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट के अब आगे जो काम होगा वो कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रेस्पिरेशन है। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायुवीय शोषण। ये होता है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है, ये जो पाइरूवेट है ये टूटेगा एनर्जी में, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड CO2 एंड वाटर, ये चीज़ रिलीज हुई। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब है अवायुवीय शोषण, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या ऑक्सीजन है ही नहीं। ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है किसमें, ये जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है, या फिर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन जैसे कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मोलासेस होता है, या फिर जो चीनी बनाते हैं जिस प्रोसेस से, तो उससे जो मोलासेस बनता है, जो डार्क कलर का लिक्विड होता है, सिरप होता है, काफ़ी विस्कस, काफ़ी गाढ़ा होता है, उसी प्रोसेस में हम फर्दर बनाते हैं अल्कोहल या फिर एथेनॉल बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पाइरूवेट है, इसमें भी आपकी एनर्जी बनेगी, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, एथेनॉल।
ठीक है, जिसको कि हम दारू बोलते हैं। ध्यान रखना है कि जो मेथनॉल होता है ये काफ़ी जहरीली, मतलब इतना जहरीला होता है कि अगर जरा सा भी कंज्यूम कोई कर ले तो डेथ हो जाएगी। यहाँ तक कि एथनॉल को भी अगर कोई एकदम प्योर फॉर्म में कंज्यूम कर ले तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं। मेथनॉल को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन है तो, लेकिन उतनी मात्रा नहीं है जितनी चाहिए है। तो ये रिएक्शन में ये पहली बात तो कहाँ पे होती है, ये होती है जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो तो उसके बाद मसल्स फटीग हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच एसिड? तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एनर्जी सब में बन रही है, बस बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं। क्लियर? तो पहला रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होता है? ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटा, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में। देन ये पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये अब क्या प्रोसेस में जा रहा है? अगर एब्सेंस ऑफ, मतलब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे सेल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है CO2 और H2O। ठीक है, यही जो ऑक्सीजन है यही ब्लड कैरी करके लेके जाता है, हर सेल तक पहुंचाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे जो एनर्जी है वो फॉर्म होती है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। टोटल 38 यहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 यहाँ पे बनेंगे और 36 यहाँ पे बनते हैं। 2 कहाँ पे? ग्लूकोज जो पाइरूवेट में टूटा, 2 यहाँ पे और 36 यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं यहाँ पे। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है तो ये होता है जब, जैसे कि हम चीनी से, जो चीनी बनाने का प्रोसेस होता है उससे जब हम एथेनॉल बनाते हैं या फिर मोलासेस से एथेनॉल जनरेट करते हैं, तब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और ये है आपकी जो मसल सेल्स में होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जितनी नीड है उतना नहीं है। और होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा जैसे रनिंग वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, लेकिन हम उतना ऑक्सीजन इंटेक कर नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक तरह का इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। उसकी वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल्स में क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। तो ये सारे अगर हम देखें तो एनर्जी लिबरेट हो रही है, दैट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। द आइसोटोप विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन या फिर फ्लोरीन? बताइए सर। निट्टो के कितने लेक्चर होंगे? अरे करो यार, निट्टो कितने लेक्चर होंगे, क्या होंगे? मतलब हर चीज़ जाननी भी, जो क्वेश्चन चल रहा है उससे तो मैं कोई लेना देना नहीं है। कितने होंगे, क्यों होंगे, नोट्स मिलेंगे कि नहीं होंगे, जो प्रोसेस है उस पर ध्यान नहीं रहता भाई। वो भी बता देंगे, लास्ट में रखा करो यार इन तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पूछा करो। ऐसा तो है नहीं कि मैं लास्ट में तुरंत बंद करके क्लास चला जाऊंगा। अभी इस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, द आइसोटोप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स? तो आइसोटोप होते क्या हैं? तो इनको समस्थानिक बोलते हैं। भी सब बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी अगर आपने टियर 1 दिया है और आपने क्लियर करने की उम्मीद रखते हैं आप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे। सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। और ये जो सिंबल मैंने Z और A यूज़ किए, यही मतलब ऑफिशियल सिंबल्स होते हैं, जो कि हेनरी मॉजले ने सबसे पहली बार यूज़ किए थे। ठीक है, हेनरी मॉजले वही हैं जिन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, है ना, 1913 में 1913 में, जहाँ पे उन्होंने एक्स रेज का यूज़ करके इन्होंने खोज करी थी, फिर डिस्कवरी करी थी डिफरेंट जो हमारे एटॉमिक नंबर्स होते हैं उसकी। कमेंट में आपको ये बताना है कि एक्स रेज की डिस्कवरी किसने करी थी। अब आइसोटोप वो होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक, क्लियर थी चीज़? तो एक चीज़, अब वो आगे देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए जो भी हमने पढ़ा था कि जब पीरियोडिक टेबल बनी थी तो डॉबरनेर का लॉ ऑफ ट्रायड आया था, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी, देन लोथर मेयर ने अपना वो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। इन सभी लोगों ने क्या बोला था कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। पहले थे हेनरी मॉजले जिन्होंने के बोला था नहीं, किसी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास नहीं, नंबर पे डिपेंड करती है, जो कि बात सही थी। कारण उसका ये भी था कि तब तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट निकल के आया ही नहीं था, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया नहीं था तब तक। तो ये सेम एटॉमिक नंबर वाली बात, तो ये इस वजह से जो आइसोटोप होते हैं, क्योंकि आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर है, तो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, फिजिकल डिफरेंट हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे का मैंने आपको समझा दिया क्यों। अब ये यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है, यूरेनियम के आइसोटोप जैसे 92 U235, 92
U238 क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसको यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वहाँ पे हम एनर्जी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हमें पता है कि इससे हम कैसे एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर फिजन से, यानी कि परमाणु विखंडन से यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है। कमेंट में आपको बताना है देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, कब उसको स्टैब्लिश किया गया था, और सबसे आखिर वाला कौन है, लेटेस्ट वाला कौन है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो वहाँ देख लेंगे किस तरह से इससे पूरा एनर्जी जनरेट होता है। न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं, देन बेरियम और क्रिप्टन मिलता है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, डीप में नहीं, कि यहाँ पे क्या हम न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं, देन क्या मिलता है हमें, बेरियम और क्रिप्टन मिलता है। आपसे पूछता है कौन सी गैस, कौन सी इनर्ट गैस निकलती है जब यूरेनियम का फिजन करवाते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ पे। देन ये पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और जब चेन रिएक्शन शुरू होती है तो इसको चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना मॉडरेटर्स होते हैं कुछ। मॉडरेटर मतलब ठंडा करना पड़ता है न्यूट्रॉन को कि आराम से, ठीक है। और एक होते हैं हमारे कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स यूज़ की जाती हैं। तो ये किसको क्या यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल रॉड्स में हम यूज़ करते हैं या तो बेरिलियम की रॉड्स यूज़ करेंगे, बेरिलियम की, या फिर कैडमियम की रॉड्स को हम यूज़ करते हैं। मॉडरेटर्स में जैसे हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया। देखिए मॉडरेटर का काम ये होता है कि इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करे, और कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं, इनका काम ये होता है कि सो दैट न्यूट्रॉन को हिट करवाएं। कहाँ पे, जो आपका कंट्रोल रॉड का काम ये होता है कि भाई थोड़ा सा उस जो चेन रिएक्शन बहुत भयंकर जो होने लगती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करे। मॉडरेटर का काम ये होता है कि भाई उसको न्यूट्रॉन को हिट करवाए वहाँ पे, कहाँ पे, यूरेनियम में, सो दैट कि प्रॉपर तरह से फिजन हो सके। ठीक है, और कूलेंट के तौर पे भी हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, D2O का यूज़ करते हैं। किसका, D2O। जब मैं D2O बोलता हूँ तो D2O है क्या, इसको हैवी वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर नहीं होता, ध्यान रखना। हार्ड वाटर अलग चीज़ होती है। हार्ड वाटर ये होता है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सॉल्ट मिले हो तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ये D2O है। अब D क्या है, ड्यूटेरियम है। अब ड्यूटेरियम से समझ लो कि हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये जो पहला वाला है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है। और ये है दूसरा वाला ड्यूटेरियम, और तीसरा वाला है ट्राइटियम, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन बन जाता है कि इन तीनों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, ये आपसे पूछ लेता। तो ज़रा बताइए इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन है। कोबाल्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं हम कैंसर के लिए। कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, CO60, ठीक है। कोबाल्ट 60 का हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है I131, इसको हम यूज़ करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। गोइटर क्या होता है, गोइटर घेंगा रोग होता है। ये हमारा जो गला होता है उसमें गला मोटा सा हो जाता है। यहाँ पे जो गला वाला पार्ट होता है उसमें आपका एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। आपको पता होगा बटरफ्लाई शेप का थोड़ा सा होता है, और ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो वो रेस्पॉन्सिबल होती है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से रिलीज़ नहीं होंगे तो एक गोइटर हमें डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है उसमें आयोडीन का कॉन्टेंट होता है। तो आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गोइटर हो जाएगा। तो I131 का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो ये आपका रेडियो एक्टिव निकल के आएगा, ये रेडियो एक्टिव होता है। और एक चीज़ एंड दैट इज़ कि C14 का यूज़ कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर की आपसे बात कही थी, तो तारापुर 1969 में जिसको कि कमीशन किया गया था, ये सबसे पहला, तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है महाराष्ट्र में, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और अप्सरा क्या है ज़रा बताएंगे, अप्सरा, व्हाट इज़ अप्सरा। तारापुर तो ये हो गया महाराष्ट्र में पहला हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया 1969 में। और जो कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, कुंडनकुलम, ये लेटेस्ट है। कलपक्कम भी न्यूज़ में था अभी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कलपक्कम क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ये हमारा यहाँ ये एक तरह का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनने की ओर अग्रसर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मतलब बनने की ओर अग्रसर, क्या बन ही चुका है, लेकिन सक्सेसफुली अब देखते हैं पूरी तरह से एनर्जी जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज PM मोदी ने इसमें जो फ्यूल का इंस्टॉलेशन है उसको विटनेस किया था जाके तमिलनाडु में, दोनों ही तमिलनाडु में आपके, ये कलपक्कम भी और कुंडनकुलम भी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये होता है कि जितना ये फ्यूल कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर डालते हैं, ठीक है, जितना वो करते हैं। अप्सरा एक परी को कहते हैं, बेटा बहुत मारेंगे, अप्सरा एक परी को बोलते हैं। अबे न्यूक्लियर रिएक्टर था पहला, परी को बोलते हैं।
दिन भर दिमाग तुम्हारा उसी में लगा रहता है, पर ये बोलते हैं, ठीक है। और कल्पक्कम ध्यान रखना इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने सही लिखा है, रशिया की हेल्प से लेके इसको हमने यहाँ पे डेवलप किया है। यूजुअली इसमें हम प्लैटिनम का यूज़ कर लेते हैं इसकी, जैसे कि हमने यूरेनियम डाला, U-238 डाल दिया और उसको प्लैटिनम की उससे कवर कर दिया, तो होता क्या, जो न्यूट्रॉन्स एक्सेस निकलते हैं प्लैटिनम को हिट करते हैं, और वो जब प्लैटिनम को हिट करते हैं तो U-238 और बना डालते हैं, तो क्या होता है, जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करने लगते हैं। यूनिक अबाउट खड़ाई कैमल ब्रीड फाउंड इन इंडिया, तो जो भारत में पाई जाने वाली खड़ाई ऊँट नस्ल के बारे में आप क्या अनोखा है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, इट सर्वाइव्स बाई ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये क्वेश्चन मैंने खड़ाई कैमल के बारे में सिखाने के लिए आपको नहीं रखा है, ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने आपको रखा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एलिमिनेशन करना सीखें। आप ये पिछले 2 लेक्चर्स मैंने आपको सिखाया है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इसीलिए एटलीस्ट बता ही देता हूँ मैं आपको पहले कि ठीक है अभी आपको एकदम चमकता नहीं है, तो मैं बता दिया तो अब तो चमक जाए कि कुछ तो होगा, अगर मैंने बोला है तो कुछ तो ऐसा होगा एलिमिनेट करने लायक। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग टू 3 किलोमीटर्स। अब कितने किलोमीटर स्विम कर सकता है, 2, 3, 4 हमें नहीं पता, ठीक है, और हमें जानना भी नहीं है। ध्यान रखना ये सब खड़ाई कैमल ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, जैसे ना बताइए ये मैंने खड़ाई कैमल आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, मेन मैंने क्वेश्चन रखने का पर्पज़ क्या वो समझ गए होंगे आप। इट सर्वाइव्स बाई ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स आप जानते हैं मैनग्रोव्स क्या होते हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में जो फॉरेस्ट मिलते हैं एकदम कोस्ट में, जिनको दलदली वन बोलते हैं, वो होते हैं हमारे मैनग्रोव्स, है ना। आज जो जहाँ से मतलब एक तरह से ज़मीन और पानी का जो कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इट लिव्स इन दी, और ऐसे जोन को हम पता है क्या बोलते हैं, ऐसे जोन को हम बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन आपको पता है, इकोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया होगा इकोटोन या फिर आई थिंक मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था आपको, पता नहीं मुझे याद नहीं है क्लियरली, तो इकोटोन मैंने आपको पढ़ाया होगा पक्का। इकोटोन होता है कि जैसे 2 हमारे बायोम होते हैं, तो 2 बायोम के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोलते हैं, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो ये तट है, कोस्ट है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे पानी है और ये ज़मीन है, यहाँ पे पानी है, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे जो बीच वाला एरिया होगा वहाँ पे पानी के फ्लोरा फौना मिलेगा, और जो टेरेस्ट्रियल जो फ्लोरा एंड फौना वो भी मिलेगा, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, इकोटोन बोलते हैं उसको। तो इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये गलत होगा, यानी कि इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। भाई लोग आजकल मतलब क्या क्या डोमेस्टिकेट करने लगते हैं, मतलब शेर तक पाल रहे हैं लोग, टाइगर तक पाल रहे हैं घर में, उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो खड़ाई कैमल किस खेत की मूली है भाई किसी ने भी डोमेस्टिकेट कर लिया तो अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कैन नॉट, नेवर, नन, ऑलवेज, एनी, इस तरह के जो स्टेटमेंट कंटेनिंग मतलब इस तरह के जो कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट होते हैं उस पर थोड़ा सा आपको गौर करना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अंधा होके बस सीधे गलत मार दिया, थोड़ा आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो ना। इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, यानी कि हमेशा जंगल में रहता है और इसको कभी डोमेस्टिक, अभी मैंने बताया आपने देखा भी होगा शेर तक को लोग आज डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, है ना। दुबई वगैरह में तुम देखते हो, इंडिया में भी कुछ लोग मैंने देखे हैं वीडियोज़ डालते रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा थर्ड वाला। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे करंट्स हैं, कौन से करंट हैं, ये इक्वेटोरियल ये आपके ओशन करंट होते हैं। सांप पाल रहे हैं, हाँ सांप तो चलो काफ़ी पहले से लोग सांप भी पाल लेते हैं। खैर, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, वासुकी का थोड़ा सा नाम याद रखना अब, क्योंकि आपने सांप बोला है तो इसलिए थोड़ा याद आ गया वासुकी। तो वासुकी इंडिकस क्या है, गुजरात में फॉसिल्स मिले हैं कि एक सांप एग्जिस्ट करता था काफ़ी टाइम पहले, जो दुनिया में सबसे लंबा सबसे बड़ा सांप मतलब होगा अपने टाइम का, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पे मिले थे इसके फॉसिल्स, गुजरात में। तो ये करंट क्या होता है, तो देखो भाई हम करंट का मतलब वही समझते हैं कि भाई है ना, करंट झंझना के छूते स्विच बोर्ड, वो वाला करंट वो होता है इलेक्ट्रिकल करंट। किसी भी चीज़ का जो एक तरह से फ्लो है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो ऐसे हमारा ओशन करंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, मेन जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात तो ये है कि ओशन करंट मूव क्यों करता है, ओशन का पानी मूव क्यों करता है, जिसकी वजह से वो ओशन करंट बनता है। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न ये हो सकता है हवा चलती है इसलिए मूव करता है। दूसरा रीज़न डेंसिटी का डिफरेंस होता है, घनत्व का अंतर आ जाता है इसलिए पानी मूव करता है, डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, तीसरा रीज़न हो सकता है कि जो डेंसिटी इंसोलेशन हो गया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होती है। तो ये सारे, और जो हमारी कोस्ट लाइन है वो भी एक मतलब एक कारण है। कोस्ट लाइन अभी कैसे हैं वो देखते हैं। तो भाई विंड चलती है तो जो सरफेस का पानी है वो मूव करता है, ऊपर वाला पानी मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा की वजह से पूरा समुद्र का पानी मूव करने लगेगा, ऊपर वाला जिसको सरफेस।
जो नीचे वाला है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ कम हीटिंग होती है, यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होती है, तो ज़्यादा हीटिंग होती है तो यहाँ का वाटर राइज करेगा, यहाँ का थोड़ा सा सिंक डाउन करेगा, तो एक ग्रेडियंट, एक स्लोप भी क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर मूव करना है ऐसे करके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है, मतलब बड़ा बेसिक सी चीज़ है लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि यहाँ पे गर्म पानी होगा ना इक्वेटर के पास, जो भूमध्य रेखा, यहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, ज़्यादा इनकमिंग रेडिएशन होता है इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज़ में, तो यहाँ का पानी गर्म होता है, तो और यहाँ का पानी पोल्स का ऑब्वियस से बात है ठंडा ही होगा, सिंपल। तो हमेशा जो ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ वार्म वाटर मूव करता है और पोल्स से इक्वेटर की तरफ कोल्ड वाटर मूव करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो सवाल बनता है वो वार्म और कोल्ड करंट से बनता है कि इनमें से कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा कहाँ पे, मतलब किस पर्टिकुलर ओशन में आपको कौन सा करंट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ओशन करंट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो वार्म और कोल्ड ओशन करंट होते हैं उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आप में से कितने लोगों को याद है वो ट्रिक, बीपी कैलिफोर्निया वाली? तो चलिए पहले वही देख लेते हैं हम। जो ट्रिक है वो क्या थी, वो बीपी थी, बीपी कंपनी थी एक, है ना। बीपी कंपनी ने एक गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला था, ठीक है, गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला था उसने कैलिफोर्निया में, इस तरह से हमने इसको याद किया था, है ना, कैलिफोर्निया में। से तो बी से था बेंगुला, बी से था बेंगुला, पी से था पेरू जिसको कि हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, हम्बोल्ट। और गोल्फ से अगर बात करें तो जी से ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ओ से ओयाशियो हो जाएगा, ओयाशियो। एल से हो जाएगा लैब्राडोर, एफ से हो जाएगा फाकलैंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये गोल्फ से। डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। सी से हो जाएगा कैनरी और कैलिफोर्निया से हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो बीपी कंपनी थी, उसने गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला कैलिफोर्निया में और जब वो हार गई तो इसको कोल्ड करंट में डाल दिया हमने। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे कोल्ड ओशनिक करंट्स हैं, ठीक। तो अब वार्म वाले इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे हमारे वार्म हो जाएंगे। अब उसको वार्म आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। तो ओयाशियो और क्यूरोशियो दोनों ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान मिलते हैं यहाँ पे। ओयाशियो और क्यूरोशियो कौन सा ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। बेंगोला ये कौन सा, अटलांटिक है। ये एस शेप का कौन सा ओशन हमने पढ़ा था, अटलांटिक। सबसे ज़्यादा बिजी ओशन भी यही होता है। यहाँ पे छोटा सा हमें कौन सा सी मिलता है, ज़रा बताएंगे। तो बेंगोला है यहाँ पे और यहाँ पे अगुल्हास है। ये कौन सा ओशन है, ये इंडियन ओशन है। ये पेरू है, ये भी पैसिफिक ओशन है। कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन है। अलास्का पैसिफिक ओशन है ये, तो अब आराम से कर सकते हैं। क्यूरोशियो कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। अगुल्हास कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में है। तो इससे ही आपका क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 2-4 से ही। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट और एंटलीज करंट ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वैसे तो एंटलीज जो करंट है वो कुछ यहाँ पे होता है और वो वार्म करंट है, लेकिन फिर भी आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपके वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है वो बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। यहाँ पे मछली मारने के लिए सबसे बढ़िया, मछली पकड़ने के लिए बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। और ये वर्स्ट हार्बर साइट्स होती हैं। वर्स्ट हार्बर साइट का मतलब है कि जहाँ पे हमारे शिप्स वगैरह रुकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेकार है क्योंकि फॉगी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो जैसे ये गल्फ स्ट्रीम है, ये लैब्राडोर ऊपर से आ रहा है, दोनों मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड नाम की एक जगह है, न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं और यहाँ पे एक वही सेम बेस्ट फिशिंग जोन है। और मतलब साइट के लिए ग्रेव यार्ड ऑफ शिप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे शिप्स के लिए, हार्बर के लिए बहुत बेकार है। यहाँ पे ओयाशियो क्यूरोशियो मिलते हैं, ठीक है। एंड दी लास्ट थिंग इज़ कि हमारे जो डेजर्ट्स हैं, ज़्यादातर हमें जो डेजर्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट में। जैसे यहाँ पे जो मैंने डेजर्ट ड्रॉ किया, ये एटकामा है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट। पता है ना सभी को कि वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मोजावे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोनोरन, वेस्टर्न साइड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, है ना, नामीबी कालाहारी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्म या फिर हॉट डेजर्ट। यहाँ पे आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है जिसमें कि एक डेजर्ट है आपका गिब्सन डेजर्ट। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न आपका आपका जो ओशन करंट है वो भी है। कैसे, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि ये कोल्ड है,
ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। तो होता ये है कि जब हमारी ईस्टर्लीज यहाँ पे चलती हैं तो वो ईस्टर्न साइड में बारिश करती हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते तक उनका पानी ख़त्म हो जाता है। और अगर यहाँ पे जो वेस्टर्लीज चलती भी हैं वो क्योंकि जब ठंडे पानी के इन्फ्लुएंस में आती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी हवा की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। तो इसी वजह से डेजर्ट आपको देखने को मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ दी सोल रीज़न फॉर द डेजर्ट्स, ये सिर्फ इसी वजह से ही डेजर्ट हैं वो, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई वेस्टर्न साइड में आपको ये डेजर्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड? निम्नलिखित में से कौन से कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम द्रव्य होता है? तो द्रव्य कौन सा होता है? नहीं, देखिए अब कोलॉइड क्या होता है वो समझेंगे हम। ठीक है गुरु जी, चरण स्पर्श। पंकज कुमार, बिल्कुल ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं। बेटा क्रिक फीवर, तुम सुधर जाओ, तुम ही ने लिखा था ना वो अप्सरा परी होती है, अब तुम सुधर जाओ, नहीं तुम बता रहे हैं बहुत मार खाओगे। कोलॉइड क्या होते हैं? देखो, तो हमारे दो तरह के चीज़ें होती हैं। हम एक चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसमें हम पढ़ते हैं इज़ मैटर प्योर। तो मैटर हमारा दो तरह का है। मैटर दो तरह का होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या वो मिक्सचर होगा, ठीक है, या वो मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है केमिस्ट्री में? जैसे कि हम बोलते हैं दूध में मिलावट नहीं है तो वो प्योर है, केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं है। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के लिए आप चाहे एकदम अभी भैंस आप खुद ही दूह के लाएं दूध को, लेकिन फिर भी वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में होता है वो विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल दी सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऑल दी सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने मिल्क का ही चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मिल्क है, मिल्क में क्या सेम टाइप ऑफ एटम्स है? नहीं, मिल्क में वाटर के मॉलिक्यूल भी होंगे H2O, मिल्क में फैट भी होगा, मिल्क में प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फैट के भी मॉलिक्यूल होंगे, H2O तो है ही है। तो इतने सारे जिसमें मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं। वाटर है, वाटर को हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, चीनी के क्रिस्टल, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ग्लूकोज के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। हम सॉल्ट को बोल सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है बिकॉज उसमें हमें NaCl ही देखने को मिलेगा। NaCl के अलावा कोई और हमें मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, या तो होमोजेनस। अब ये प्योर सब्सटेंस से कैसे अलग हैं कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से नहीं बने, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको एटम्स देखने को मिलेंगे, चीज़ें मिक्स करी गई हैं। अब वो जो मिक्सचर हैं अपने आप में दो तरह के होते हैं, सजातीय होमोजेनस और विजातीय, जिनको कि हीट्रोजेनस के नाम से जानते हैं। जो होमोजेनस होते हैं और हीट्रोजेनस होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो होमोजेनस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब ये कि इतना यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं कि आपको ये नेकेड आई से देखने में पता ही नहीं लगेगा कि इसमें कौन कौन से किसके आपको देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर वाटर ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेमोनेड यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमोनेड समझते हो ना, नींबू पानी। तो नींबू पानी को अगर आप अच्छे से मिला दो तो आपको पता चलेगा क्या? लेकिन ये मिक्सचर क्यों है नींबू पानी? क्योंकि इसमें पानी भी है, इसमें चीनी भी है, इसमें नींबू भी है, ठीक है, तो इसलिए मिक्सचर ही है। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन क्या आपको देख के पता चलेगा नेकेड आई से कि भाई ये देखो ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये उसका नहीं आपको देखने से पता चलेगा। तो इसीलिए होमोजेनस है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी छोटा होता है पार्टिकल साइज। कितना होता है पार्टिकल साइज? तो इट इज़ लेस देन अ नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। हीट्रोजेनस में 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल साइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ सैंड, जो हमारी रेत है या फिर जो मिट्टी है, तो उसमें मिट्टी में कंकड़ वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं नेकेड आई से ही, तो आपका वो हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा। या फिर हम पानी में हमने रेती को मिला दिया तो पानी अलग दिख रहा है, रेती हमें अलग दिख रही है, तो वो हीट्रोजेनस, क्योंकि पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अब क्योंकि पार्टिकल साइज़ होमोजेनस में छोटा होता है इसीलिए ये लोग टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है? तो टिंडल इफेक्ट होता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर मिक्सचर से अगर हम लाइट को पास करवाएं
तो अगर उसका पाथ विजिबल हो जाए उस लिक्विड उस मिक्सचर के अंदर, पाथ हमें दिख जाए कि देखो लाइट जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट दिखा रही है। अब यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, कारण कि पार्टिकल साइज़ इतना छोटा है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को स्कैटर नहीं करवा पाते हैं। यहाँ पे वो करवा ले जाते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हीट्रोजेनस मिक्सचर में, विजातीय मिश्रण में। जो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको रख दोगे तो ऐसा कोई, हमारे यहाँ थिराना बोलते हैं कि जैसे मतलब जैसे आपने ये मान लो पानी है, इसमें चीनी है, ठीक है, आपने अच्छे से अगर इसको मिक्स नहीं किया तो बोलते हैं अभी जो चीनी है वो थिरा गई, मतलब नीचे सेटल डाउन कर गई। तो हीट्रोजेनस में क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों? अगर जो पानी में मैंने चीनी मिक्स करी है और अगर वो ढंग से मिक्स नहीं हुई है तो वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं, वो हीट्रोजेनस की कैटेगरी में चला जाएगा वो, समझ रहे हैं आप? तो यानी कि वो चीनी सेटल डाउन कर जाएगी नीचे, तो उसको हीट्रोजेनस बोल देंगे। ठीक है ये चीज़। तो हीट्रोजेनस टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, होमोजेनस नहीं दिखाते, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अगर आप अच्छे से मिक्स करोगे, जैसे मान लो नींबू पानी बनाया या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक का पहला घूंट और आखिरी घूंट सेम ही टेस्ट करता है, अलग अलग नहीं टेस्ट करेगा। अगर आपने चीनी ढंग से नहीं मिलाई तो वो अलग अलग टेस्ट करता है, नीचे जाके ज़्यादा मीठा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब होता क्या है कि होमो और हीट्रो के बीच में भी कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड क्या होते हैं? जिनका जो पार्टिकल साइज होता है, जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी होमो से बड़ा, हीट्रो से छोटा। क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? यस, ये ध्यान रखना, इनको हम हीट्रोजीनस ही मानते हैं। क्या मानते हैं? हीट्रोजीनस मानते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे मिल्क हो गया, ये आपका कोलाइड है। स्टार्च हो गया, ये आपका कोलाइड है। स्टार्च वो आपका जैसे आलू वगैरह नहीं होता है, तो आलू का वो जो होता है ना मेन जो भाग होता है, मेन हिस्सा होता है जो वाइटिश कलर का, हल्का सा येलोइश कलर का, तो वो स्टार्च होता है उसमें। इसके लिए एक हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। कोई बता सकता है इसमें हम कैसे इसको टेस्ट करते हैं किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं है? कोलाइड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर जब हम कोई चीज़, जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया या फिर आपने चीनी डाली किसमें, पानी में, तो जो चीनी थी वो सल्यूट थी और जो पानी था वो सॉल्वेंट था। यानी जिस चीज़ में डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हैं जो कम मात्रा में होती है उसको सल्यूट बोलते हैं। कोलाइड में अलग होता है। कोलाइड में सल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जिंग मीडियम। तो ये पूरा चार्ट है, बिल्कुल आयोडीन सबका सही है यहाँ पे। ठीक है, आयोडीन से कैसे टेस्ट होता है, तो आयोडीन जब हम डालते हैं ना इसमें, तो ये ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसमें स्टार्च है तो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे हम आयोडीन का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देना ज़रा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस तरह का मिक्सचर होता है और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखना, टिंक्चर ऑफ आयोडीन को हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। और ये क्या चीज़ होती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन? एंटीसेप्टिक। क्या चीज़ होती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन? आयोडीन को एज अ सल्यूट लेते हैं और उसमें उसको सल्यूट लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट यूजुअली होता है हमारा एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल उसी को बोलते हैं। तो आयोडीन एज अ सल्यूट और एथेनॉल को लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो इससे मिक्सचर जो बनाते हैं उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा, डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होगा, तो क्या बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड फॉर्म नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म होगा। अगर डिस्पर्स्ड फेस हमारा गैस होगा तो यहाँ पे फॉर्म बन रहा है। ठीक है, किस तरह का फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म होगा अगर डिस्पर्जिंग मीडियम आपका सॉलिड होगा तो। एक चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें, सोल, सॉलिड सोल और एरोसोल। सोल कब बन रहा है? जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो रहा है, सॉलिड। ठीक है, अब वो एरोसोल होगा एयर, तो एयर से गैस अगर डिस्पर्जिंग मीडियम होगी तो बनेगा वो। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है कि आपसे डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड किस में है, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड किस में। अब जेली जो है, जो जेल है एक तरह का, तो इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होता है। एरोसोल, अब आप ध्यान से समझिए, एरोसोल है, एयर है, तो यानी एक कंपोनेंट तो गैस है, और सॉल है तो सॉलिड है, यानी एयर गैस सॉल सॉलिड। लिक्विड की तो कहीं बात ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी ये भी एयर होगा। क्यों? क्योंकि मिस्ट क्या होता है, जो फॉग होता है, फॉग कोहरा में क्या होता है, कोहरा और मिस्ट एक ही तरह की चीज़ें होती, दोनों अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। कोहरे में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं और मिस्ट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। कमेंट में बताओ, फॉग या फिर मिस्ट में इसको क्या बोलते हैं? आई थिंक फॉग को तो कोहरा बोलते हैं, इसको आई थिंक कुहासा बोलते हैं हिंदी में।
तो कोहरा और कुहासा में मैं आपको बता रहा हूँ, कोहरा में बड़ी बड़ी वाटर की ड्रॉपलेट होती है, मिस्ट में छोटी। तो विजिबिलिटी किस में कम होती है, फॉग में या मिस्ट में? दोनों फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है, फॉग ले लो, मिस्ट ले लो, ड्यू ले लो, क्लाउड ले लो, ये सब फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस गोज इनटू लिक्विड, ठीक है। तो मिस्ट में विजिबिलिटी कम होगी, ध्यान रखना, पार्टिकल साइज छोटा होता है तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी शेविंग क्रीम। ये आपका शेविंग क्रीम में क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम एक तरह का लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो आपका लिक्विड होता है शेविंग क्रीम में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। कोलाइड के बारे में आप समझ गया, टिंडल इफेक्ट क्या होता है और मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं, वो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे डिफरेंट तरह की सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, 2 आइसोटोप ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन्स आर। मौलिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक का नाम आपको बताना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आइसोटोप अभी देख चुके हैं। अब आइसोटोप क्योंकि देख चुके हैं तो आइसोबार और आइसोटोन के बारे में क्यों ना देखने लगे हाथ। और कार्बन 14 मैंने बता दिया था ना, C14, किसको कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं C14 को। डेटिंग क्या होता है? डेटिंग का मतलब होता है रॉक की एज निकालने के लिए, जो रॉक्स वगैरह होती हैं उसकी एज निकालने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। तो आइसोबार और आइसोटोन, इसमें क्या डिफरेंस होता है? आइसोटोप तो हम समझ गए आइसोटोप क्या होता है। तो आइसो जो बार होता है वो आइसोटोप का उल्टा होता है, एकदम उल्टा होता है। इसमें सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ तो एग्जाम्पल जरा कोट करिए, ऑर्गन और कैल्शियम का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। आइसोटोन क्या होता है? सेम न्यूट्रॉन नंबर, जिसमें कि सेम न्यूट्रॉन नंबर आपको देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा, 17Cl35 और 17Cl37 क्लोरीन के 2 आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपने कहीं ढंग से नोटिस किया होगा तो क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं वो 35.5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है उसके 2 आइसोटोप हैं, 17Cl35 17 और सॉरी गलत मैंने टिक कर दिया, और 17Cl37, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों 3:1 की रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इसका ऐसे कैलकुलेट करेंगे 3 × 35 + 1 × 37 अपॉन 35 + 37, तो वो मतलब हाँ ऐसे सॉरी 3 + 1 अगर आप इस तरह से पूरा निकालेंगे तो वो आपका पूरा 35.5 निकल के आएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये जो आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, जैसे क्लोरीन का ये एटॉमिक नंबर है 17, तो यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ये एटॉमिक मास में अगर आप घटा दें एटॉमिक नंबर को तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले ले, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 15 इसका एटॉमिक मास होता है। अब इसमें न्यूट्रॉन नंबर अगर हम निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेंगे? सिंपल, घटा देंगे 8, घटा देंगे 8। तो क्या है, एटॉमिक मास या फिर नंबर कुछ सेम था क्या? नहीं था। क्या सेम निकला? न्यूट्रॉन निकला। तो इसको बोलते हैं आइसोटोन। समझ में आ गया सभी को आइसोटोन क्या होते हैं? बाकी इतना तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो कोई एटम होता है उसका जो पूरा मास होता है वो उसके सेंटर पे रिसाइड करता है। किसी भी एटम का मास उसका इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ना के बराबर नेग्लिजिबल मास होता है उसका, 9.1 × 10⁻³ kg, तो एकदम नेग्लिजिबल है ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के वैसे मास नहीं होता है। एटम का जो मास है वो उसके केंद्र में बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूक्लियस की जो केंद्र होता है उसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी? अपना जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था और गोल्ड की पतली सी फॉयल में बम्बार्ड करवाया था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आइसोबार का एग्जांपल कोट करूँ तो जैसे यहाँ पे ऑर्गन और कैल्शियम मैंने बोला था ना, तो जैसे ऑर्गन क्या होता है, 18 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 40 उसका एटॉमिक मास होता है। ऐसे कैल्शियम की अगर बात करें तो उसका भी 20 एटॉमिक नंबर होता है और 40 एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो ये चीज़, और जैसे पोटेशियम का भी ऐसे ही होता है, 19 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 40 के रफली उसका एटॉमिक मास होता है। तो ये सब आइसोबार कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी अपने अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड ने। इनको हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी मानते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे प्रोटॉन और न्यूक्लियस तो यू विल गो विद द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन को तो पहले भी गोल्डस्टीन ने इन द फॉर्म ऑफ कैनाल रेज डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने। ईंट पर नाच,
ऐसे करके हम इसको याद रखते हैं, ईंट पर नाच, है ना। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होगा तो गोल्डस्टीन होगा, बिकॉज उन्होंने पहले कैनाल रेस के फॉर्म में इसकी डिस्कवरी करी थी। न्यूट्रॉन्स की जो है चैडविक ने डिस्कवरी करी थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव। अच्छा, जो पॉजिट्रॉन होता है ना, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, मैंने पीवाई की सीरीज में आपको बताया था, जल्दी से बताओ, सी से नाम उनका स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या अंतर होता है, देखो होता क्या कि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन इनके मास में डिफरेंस होता है। ये एक तरह का पॉजिट्रॉन जो होता है एक एंटी पार्टिकल होता है, समझ रहे हैं आप। प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है उतना आपका पॉजिट्रॉन में भी है, लेकिन दोनों का मास अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ल एंडरसन, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए उचित प्रतिबंधों का उल्लेख किस उच्छेद में है। तो अगर हम बात करें किसका, राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है, तो पहली बात तो जो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर कहाँ तक है, ये 22 तक है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक। अगर हम आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं, जिसको कि हम सामरो करके याद रखते हैं। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सामरो। ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, यानी कोई भी आप धंधा कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास राइट अवेलेबल हैं। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई और सब क्लॉज जी। एफ नहीं है। एफ क्यों नहीं है, क्योंकि जो एफ वाला है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हमें पता है हमने किस अमेंडमेंट से हटाया है, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। अब जितने भी राइट हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी जाके गरियाएंगे। असेंबल कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। एसोसिएशन बना सकते हैं, ऐसे नहीं खालिस्तान का कोई एसोसिएशन बना दिया। मूवमेंट कहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में भी, इंडिया में भी। आप रिसाइड कहीं पे भी रह सकते हैं, इसमें भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो हमारे प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, तो प्रोस्टिट्यूट्स लोग कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में नहीं रह सकते हैं, उससे थोड़ा पब्लिक मोरालिटी थोड़ी ख़राब होती है। और ऑक्यूपेशन की अगर बात करें, या फिर उन जगहों में भी जैसे कि पीओके वाला एरिया हो गया, इंडिया का हिस्सा, लेकिन आप वहाँ पर रह तो नहीं सकते हैं। आप जहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो हमारा धंधा है। माँ ने बोला था कि धंधा तो धंधा होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा, लंपट पड़ेगा एक फिर तुम्हें अगर ऐसा बोलोगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 300A में है। इसको 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हमने इसको हटाया था। ये किस तरह का भी राइट है, ये एक तरह का लीगल राइट है, ये एक तरह का लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इन्हीं को बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध। ये हैं जो आपका क्लॉज 2 है ना, 19 क्लॉज 2, यहाँ तक कि क्लॉज 3, 4 इन सब में वही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट, ये चीज़ बोलते हैं। सैंक्रोसैंक्ट नहीं है एंड नॉट परमानेंट, यानी कि इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और इनको अमेंड भी किया जा सकता है। और एक चीज़, दे आर क्वालिफाइड, बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड बट नॉट एब्सोल्यूट, या फिर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने लाइन बोली कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि ये लिमिटलेस हैं कि आप बोल सकते हो तो कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, डिफेमेशन आपका केस लग जाएगा आप पे अगर आपने कुछ भी फिर इस तरह से बोला तो ये चीज़ होती है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप बाकी लोगों के राइट्स को मतलब कोई भी राइट हो, आप उस राइट को एंजॉय करने में आप बाकी के किसी के राइट को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अगर बात आएगी तो ये क्लॉज 2 आ जाएगा। 20 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 किसकी बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस। अब जो 20 है इसमें 3 क्लॉजेज हैं। क्या है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस? 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। क्लॉज 1 में क्या है? क्लॉज 1 में है नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ। नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ यानी कि आपने अगर क्राइम किया है तो आपको सज़ा उसी हिसाब से मिलेगी जिस समय आपने क्राइम किया है, उस समय उस क्राइम के लिए क्या कानून में सज़ा का प्रावधान था। नो डबल जियोपार्डी यानी कि आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चोरी करी तो आपको जेल में डाल दिया गया, फिर से आपका पुलिस आई कि चलो भाई फिर से चलो ज़रा जेल खा लिया, उसी सज़ा के लिए फिर से तुम्हें जेल होगी। तो एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा। और नो क्या है यहाँ पे? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। ये 20 क्लॉज 3 में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो अनुच्छेद 20 में है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप समझ गए, सामरो आर्टिकल नंबर 19 वाला समझ गए आप। बाकी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी तो यार ये बेसिक सी चीज़ें आपको आई थिंक पता होंगी। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 होते थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, भाग नंबर 3 में है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया है और एक्चुअल में ये सबसे पहले आए थे एज अ फॉर्म ऑफ मैग्ना कार्टा यूके में। मैग्ना कार्टा के रूप में ये ओरिजिनेट हुए थे। कहाँ पे? यूके में ओरिजिनेट हुए थे ये, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? 12 से लेकर 35 तक हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट का मतलब क्या है? इसमें देश की संसद, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कभी इस तरह का सवाल बन जाए, अभी तक तो एसएससी में नहीं बनाए, यूपीएससी के कई सारे एग्जाम में काफ़ी बार बनाए कि इनमें से स्टेट में क्या क्या आता है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपको मारना है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेना कि एकदम ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो वो, कि जैसे पार्लियामेंट है आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब आते हैं स्टेट में। 13 में क्या दिया हुआ है? 13 में एक तरह से जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, न्यायिक समीक्षा के बारे में। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया विच इज़ इन कंट्रावेंशन टू दी फंडामेंटल राइट, यानी कि वो मौलिक अधिकारों का वॉलेट करता है, उसके अगेंस्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर इन जनरल कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 में मेंशन, और ये हमने किस कंट्री से लिया है? यूएस से लिया है। चाहे वो जुडिशियल रिव्यू हो या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, ये दोनों ही चीज़ें हमने लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। पोटेशियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? फर्टिलाइजर, मेडिसिन, गन पाउडर या फिर मीट प्रोडक्ट्स को प्रिजर्वेटिव के मतलब को प्रिजर्व करने के लिए। तो गन पाउडर बनाते हैं, चाहे सोडियम, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो, चाहे सोडियम नाइट्रेट हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट पीटर, ठीक है, सॉल्ट पीटर। मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ नहीं करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, चाहे आपका सोडियम नाइट्रेट हो चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो, वो आपका इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करेंगे, मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दी जो आपका सोडियम नाइट्रेट होता है उसके लिए भी, ठीक है। और इसको हम सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो चाहे आपका सोडियम नाइट्रेट हो, ठीक। गन पाउडर में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, मीट प्रोडक्ट, ठीक है। मेडिसिन में भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें से सबसे बेस्ट हमें चुनना है कि नॉट यूज़, तो फिर उस हिसाब से तो मेडिसिन ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे भाई? हट, सब गलत हो गया। सही होगा। चलिए, तो अभी डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? तो जब हम अपने किसी भी करेंसी की वैल्यू घट जाती है उसी को डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अंतर क्या होता है फिर डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में? ध्यान रखना, अगर अपने आप चीज़ें हों, अपने आप का मतलब ये है कि मार्केट की जो फोर्सेज हैं, जो मार्केट की फोर्सेज हैं वो अपने उससे ही $1 80 रुपये का, $1 85 रुपये का सुनते हो ना, $1 75 रुपये का अपने आप हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जानबूझ के उसमें
इंटरवेंशन करके उसको बढ़ाए घटाए, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरह होता है करेंसी का एप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन होता है, और अगर गवर्नमेंट अपने आप करती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझना कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में अंतर क्या होता है। जैसे $1 में अभी 80, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 80 रुपये है, ठीक है, और अभी कल या फिर मान लेते हैं कि एक हफ्ते बाद $1 में आपका 85 रुपये हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी आ रही, हमारी करेंसी इंडियन रुपी है, वो डेप्रिशिएट कर गई। क्यों डेप्रिशिएट क्यों कर गई, उसकी कीमत क्यों घट गई? क्योंकि $1 में देने में पहले मात्र 80 रुपये ही मिलते थे, अब आज 85 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि हमारे करेंसी की वैल्यू घट गई है, तभी तो ज़्यादा मिल रही है। रिकॉर्डेड है सॉरी सर जी बट 3.0 नोट्स। क्या हुआ गुरुजी, रिकॉर्डेड है क्या लिख रहा है भाई? तुमको हटाना पड़ेगा यहाँ से, हाँ, सीधा सीधा बोल दिया करो, टाइम आउट कर दिया करो सर। ठीक है, तो डेप्रिशिएट कर गई अभी 80 रुपये, 80 पहले यहाँ पे मिलते थे, अभी 85 मिल गए। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, इनका डॉलर अप्रिशिएट कर गया, लेकिन हम अपने पे फोकस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, किसको फ़ायदा होता है, एक्सपोर्टर को कि इम्पोर्टर को? आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने बता ही दिया पहले ही। तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर में ऐसे केस में एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है। क्यों, समझिए। अगर मान लो तो जैसे मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यूएस में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यूएस से मुझे $1 मिल रहा है, आज ही मुझे $1 मिल रहा है, लेकिन कल जब मुझे पहले 80 रुपये मिलते थे, आज मुझे 85 रुपये मिल रहे हैं। मैं अपने होम कंट्री में तो रुपए में ही खर्च करूँगा ना। तो पहले तो मुझे सिर्फ 80 मिल रहे थे, मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए अपने आप। क्यों? क्योंकि अब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। तो ऐसे केस में जो एक्सपोर्टर होता है उसको बेनिफिट होता है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो अभी समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंशन करके अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर सकती है। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट। इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ जाना। दो तरह का होता है इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और दूसरा होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए चीज़ों की तो दाम बढ़ सकते हैं। डिमांड क्यों बढ़ सकती है? लोगों के हाथों में पैसा बढ़ गया, इसलिए। लोगों के हाथों में क्या बढ़ गया? पैसा बढ़ गया। कॉस्ट पुश क्या होता है? कॉस्ट पुश होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। कॉस्ट पुश का मतलब है चीज़ों के दाम किस वजह से बढ़े हैं? ये बढ़े हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं। सप्लाई कम हो गई है चीज़ों की, या फिर जो रॉ मटेरियल है जिससे वो चीज़ बन रही थी वो महंगी हो गई है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो जो मान लो भारत से एक्सपोर्ट बाहर चीज़ें हो रही हैं, तो जो भारतीयों के लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं हो रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में बिलीव रख रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है एक्सपोर्ट में, इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो ये 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। In the following simplified diagram of a plant cell, give parts organelles are marked, 5 parts or organelles are marked from 1 to 5। आपको बताना है कि कौन सा सही मार्क्ड है यहाँ पे, बताइए। गुरु जी थोड़ी नॉमिनल जीडीपी के बारे में बता दो प्लीज़। हैप्पी नॉमिनल जीडीपी, हैप्पी क्या होता है कि रियल जीडीपी इज़ एडजस्टेड। मैं पहले तो जो टेक्निकल टर्म से बताता हूँ, समझ जाना तो ठीक, नहीं तो वैसे भी समझाते हैं। रियल जीडीपी इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट। जैसे मान लो कि मैं बोल दूँ, ऐसे समझ लो तुम, ठीक है। इसको पॉज कर लेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं इसको ये पॉज करके अपना अटैम्प्ट करेंगे जिन लोगों को पता है। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं साल 2011 है, ठीक है। साल 2011 में बिस्किट का एक जो मूल्य था, जो प्राइस था, वो 10 रुपये था एक बिस्किट, या फिर 5 रुपये मान लो, ठीक है। 5 रुपये का एक बिस्किट था। अब पूरी इकनॉमी में सिर्फ बिस्किट ही बन रहे थे, मान लेते हैं 100 बिस्किट बन रहे थे पूरी इकनॉमी में, सिर्फ बिस्किट के अलावा कुछ बन ही नहीं रहा था, और है ना। तो बिस्किट के अलावा जब कुछ नहीं बन रहा था तो 100 बिस्किट बन रहे थे पैकेट्स। तो यहाँ पे 100 × 5 करोगे तो यानी 500 रुपये इंडिया की जीडीपी निकल के आ गई, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि बेटा अभी जो 2024 चल रहा है, इंडिया की जीडीपी हो गई है 1000। तुम बोलोगे वाह सर जीडीपी बढ़ गई, लेकिन मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ी है, जीडीपी उतनी ही है। जीडीपी उतनी ही है। उतनी कैसे है?
ये मुझे तब पता चला जब मैंने आज का प्राइस देखा। मैंने देखा कि 2024 में एक बिस्किट का 10 रुपये है, तो इसका मतलब हुआ कि आज भी 100 बिस्किट के पैकेट बन रहे हैं। यानी कि इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। 1000 जो मैंने बोला नॉमिनल है, क्यों? क्योंकि इससे मैंने इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को नहीं हटाया। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? जो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, जो 5 से 10 हो गया ना, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो वो तो मैंने हटाया नहीं। उसी को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं मुद्रास्फीति कारक को, जीडीपी डिफ्लेटर को। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का मुद्रास्फीति कारक को बोलते हैं। और एक चीज़ बताओ, राइटिंग तो मतलब समझ में आती है ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा क्या ना, मैंने पेन टैब ऐसे नया लिया है तो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उंगली भी काफ़ी दर्द कर रही है, तो राइटिंग तो समझ में आती है ना आपको। तो जीडीपी डिफ्लेटर को ही प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जीडीपी नॉमिनल वाली ऊपर रखते हैं, रियल वाली नीचे रखते हैं। ठीक है, और 100 से इंटू कर देते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं रियल कैसे निकलेगी। ये जीडीपी डिफ्लेटर को मारो गोली। मैंने 2011 का ही प्राइस मैं उठा के ले लूँ 5 रुपये, तो मुझे पता चल जाएगा 500 रुपये की आज भी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है। यानी कि अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है, रियल वाली, ठीक है, ऑल ओके, बहुत सुंदर, अच्छा, फिर बैलेंस पैमर नो डाउट, ओके, ठीक है। तो अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है तो मैं एक कांस्टेंट प्राइस ले लूँगा, चाहे 2024 में कैलकुलेट करूँ, चाहे 2020 की, चाहे 2030 की। अगर एक ही प्राइस में रखूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। यानी कि रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, एक बेस ईयर, एक आधार वर्ष लेके। अभी जो आधार वर्ष चल रहा है वो साल 2011 का ही चल रहा है, 2011-12 का। तो नॉमिनल में क्या है, तो इसमें क्या है रियल जीडीपी में, इट इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन वाली जो हवा है उसको हमने निकाल दिया है। समझ आ गया? अभी अब इस पे आते हैं। देखो, इसमें हमें 2 लेयर दिख रही हैं, बाहरी का परतें 2 दिख रही हैं। इसका पूरा मतलब यही है कि ये एनिमल सेल तो नहीं है, प्लांट सेल ही है। यानी कि एक सेल वॉल है बाहर वाली और एक अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी। इतनी बात क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर है नहीं? BCD में ही कोई आंसर होगा। अब सेल वॉल किसमें होती है, जल्दी से रिकॉल करो। और जल्दी से, अभी मैं लिखूंगा नहीं। सेल की खोज किसने करी थी? 1665 में किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क में करी थी, डेड सेल थी। लिविंग की डिस्कवरी किसने करी थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी, 1674 में करी थी। पॉन्ड वाटर में करी थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। एल्गे का स्ट्रक्चर दिया था। एल्गे के जो रूट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है ये आपको बताना है। प्लांट में किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, और फंगस में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो किसकी बनी होती है ये? क्लियर? अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। और ये जो लिपिड होगा ये फॉस्फोलिपिड होगा। कितना प्रोटीन कितना लिपिड? 50% प्रोटीन और 50% लिपिड होगा आपका। ये चीज़ समझ आ गई? अब जब हम अंदर बढ़ेंगे तो ये पहली बात तो ये 1 और 2 तो क्लियर हो गया। अब 3 पूछ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसका एक साइड चपका हुआ है सेल मेम्ब्रेन से और एक साइड चपका हुआ है किससे? न्यूक्लियस से, केंद्रक से। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? सारी चीज़ें हम रिवाइज करके आराम से चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल क्लास नहीं होगी कुछ कारण की वजह से। वो कारण मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद 5 क्वेश्चन और हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किस वजह से नहीं होगी। प्लांट की अगर बात करें तो सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल इसका। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इन शॉर्ट पेप्टिन। और इसका मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है और ये एक तरह की स्लाइम लेयर होती है। स्लाइम लेयर होती है ये। फंगस की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, काइटिन या फिर चिटिन उसकी बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब मुझे तो लगता तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला कि पीछे वाली चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी बार नहीं पढ़ चुके। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रटा हुआ होगा कि ये चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इसके जो 2 पार्ट होते हैं, रफ और स्मूथ, जो बनाते हैं। रफ क्या बनाता है? रफ बनाता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो रफ होता ही इसीलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, और जो राइबोसोम है वो इन्वॉल्व उसी में होता है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जिनका नाम G से स्टार्ट होता है। स्मूथ वाला जो होता है वो फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, प्लस वो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने बोल दिया तो कम टाइम लगा, लिखता तो ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिंपल सी बात है। और वो चीज़ आपको आती है पहले से। नहीं आती दैट मीन्स कि आपने रिविजन नहीं किया फिर, ठीक है? तो करिए रिवाइज उसको। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है।
ये है। इसके बाद जो ये बना लेगा इसको भेजेगा गोल्गी के पास, गोल्गी अपरेटस, जिसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने करी थी। कैमिलियो गोल्गी ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया था अपना ब्लैक इंक रिएक्शन से। और अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं राइबोसोम की, जो आपका प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के बनाने में, तो ये डिस्कवर किया था जॉर्ज ई पैलेड ने। और ये कौन बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को बनाता है ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कोई बताएगा? न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, यही बनाता है राइबोसोम। तभी तो चिपका हुआ है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई राइबोसोम बना के दो ना, जल्दी दो ना। तो यहाँ पे चिपक जाएंगे राइबोसोम और यहाँ पे जो ऊपर वाला होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तीसरा समझ में आ गया। चौथा अपने आप आपको सबको पता है ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है ये। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। इसी के अंदर ही हमें क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल एंटैंगल हो जाता है, क्रोमोसोम बना देता है। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें 22 ऑटोसोमल, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम बने किसके होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। और डीएनए का मॉलिक्यूल का डिस्कवरी किसने किया था ये बताएंगे। डीएनए का एक तो मॉलिक्यूल का डिस्कवरी किसने किया था, और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो द्विकुंडलीय संरचना है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो मॉलिक्यूल की डिस्कवरी ध्यान रखना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी 1860s के टाइम पे। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1953 में वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक के अलावा भी साइंटिस्ट थे जैसे कि विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये भी थे, ठीक है, इनके अलावा। तो इन्होंने 1953 में इसकी डिस्कवरी करी थी, जो आपका इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें आपके 4 बेस पेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिनाइन, ग्वामाइन, थाइमान, साइटोसाइन। तो ATGC ऐसे करके लिखते हैं। जो एडिनाइन है वो पेयर करता है थाइमाइन के साथ, और जो ग्वानाइन है वो पेयर करता है साइटोसिल के साथ, ठीक है, साइटोसिन। और जो थाइमाइन होता है ये मिसिंग होता है डीएनए में और आरएनए में, मतलब सॉरी आरएनए में ये मिसिंग होता है, और इसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है आपका जो स्ट्रैंड होता है आरएनए में। इतनी चीज़ क्लियर? तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस वाला भी। अब ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है? ये है एक बड़ा सा वैक्यूल, यानी यहीं से ये साफ हो गया कि ये प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में ही हमने पढ़ा था कि एक वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, इतना बड़ा होता है कि वो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। कौन से तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं जिसमें वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है? तो ये 5वां भी वैक्यूल हो जाएगा, चौथा न्यूक्लियस होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैक्यूल क्या करता है? इस सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है 50 to 90%। एनिमल सेल में क्या, और इसमें परमानेंट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है? परमानेंट नहीं होता और बहुत छोटा सा जगह ऑक्यूपाई करके रखता है और मल्टीपल हो सकते हैं उसमें। क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे? हाँ, किस में नहीं होता है? तो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, उसमें आपका कोई भी नहीं होता है वैक्यूल। उसमें दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड सेल के अंदर जो सेल के कंटेंट को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, साइटोप्लाज्म, ये डेंस होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खत्म हो गया। जैसे कि पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, यह बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने देख ही लिया है। पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है ये बता दीजिए, और लाइजोसोम का काम क्या होता है ये बता दीजिए। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम देखते रहेंगे। तो पेरोक्सिसोम जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बस ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स अपने दिमाग में याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के ये डिटॉक्सिफिकेशन में ये भी इन्वॉल्व रहता है, यानी कि चीज़ों को जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको थोड़ा सा हटाने में हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। प्लस ये फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है, जो आपका पेरोक्सिसोम होता है। तो फैटी एसिड, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कीवर्ड ध्यान रखने। लाइजोसोम को तो सभी लोग जानते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर के रखता है, जो कि एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता कहाँ पे? ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइजोसोम खुद गोल्गी अपरेटस में बनता है। एक चीज़, प्लांट सेल में ऐसा और क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है? वो चीज़ क्या है? उसका नाम P से शुरू होता है, जल्दी से बताइए। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो
वो जो मैं पूछ रहा था वो प्लास्टिड है, ठीक है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सारी सेल में मतलब आपको इसमें देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। और प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल में, जो भी मैं आपसे पूछ रहा था, उनमें उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बाकी प्लास्टिड के बारे में हम जो फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे कि प्लास्टिड हमारे 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो खाना बना रहे हैं, क्रोमो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ल्यूको स्टोर कर रहे हैं। ल्यूको भी 3 तरह के होते हैं, एमाइलो, एल्यूरो और इलाइयो। लाई में क्या होता है? फैट होता है, तो इलाइयो प्लस फैट को स्टोर कर रहा है। एल्यूरो रा आ रहा है, प्रोटीन में भी रा आता है, तो वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। और एमाइलो बच गया, एमाइलो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, नहीं पता है तो हम लिखवा भी देंगे आगे। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड एज। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कैसी सेल होती है? इसी को तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रो मतलब प्राइमल, यानी बहुत पहले की इनकी सेल है और अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है इनकी सेल। इवॉल्व नहीं हुई है इसका मतलब ये है कि बहुत ही बस बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे कि इनका काम चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हो गए, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये कुछ नहीं मिलता इनमें, तो इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और इसके उल्टे होते हैं यूकैरियोटिक, जैसे कि प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, ये सब यूकैरियोटिक नेचर की हैं क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे, इसमें न्यूक्लियस भी अच्छा खासा हमें प्रॉपरली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आपका हो गया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, जैसे कि आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, एक तरह का बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल होगी। जो आपका क्या बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया है, वो भी आपका प्रोकैरियोटिक होगा। साइनोबैक्टीरिया को हम किस नाम और दूसरे नाम से जानते हैं, ये बताइए। तो मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊँ इससे पहले तुम मुझे पहले ही बता दो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या कॉमन चीज़ें होती हैं। जल्दी से लिख दो कॉमेंट में। तो साइनोबैक्टीरिया को पहली बात तो ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे के और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या होता है? नॉस्टॉक आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल क्या होते हैं? क्लैडोफोरा, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा, ये इसके ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल होते हैं। रेड एल्गे के अगर जेली, पूछा था अभी सीपीओ फिर सीएचएस में, अगर जेली रेड एल्गे, ठीक है, उसको खाने वाने के प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। अगर जेली रेड एल्गे है। और ब्राउन एल्गे मैंने आपसे पूछा था, अब मुझे याद आ रहा कि बताना भूल गया ओशन करंट वाले में, कि जो अटलांटिक ओशन था उसके नदन पार्ट में कौन सा सी था? तो सरगैसो सी था, उसका नाम सरगैसम ग्रास से पड़ा, जो कि एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गे होता है। केल्प ब्राउन एल्गे होता है। ये सब खाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया के सेल है, प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक है तो इसमें हमें पहली बात तो बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सब देखने को ही नहीं मिलेंगे, खत्म। न्यूक्लियस ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम वगैरह है। अब क्या होता है कि अभी जो मैंने पीछे प्लांट सेल दिखाई थी उसमें से गोल गोल था, न्यूक्लियस था, प्रॉपर हमें पता चल रहा है भैया न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम छुपे हुए हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल धागे के रूप में जब सेल डिवाइड होती है ना तो ये एंटैंगल होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। इसमें कहीं दिख रहा है ऐसा गोल गोल न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है? नहीं, फैला हुआ है ऐसे ही सब। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं, इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, जो कि आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसका ढंग से स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक फ्लैगेलम। ठीक है, फ्लैगेलम क्या होता है? जो इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। फिर बिल्कुल हाँ, ये जेनेटिक मटीरियल होता है, जो क्रोमोसोम वगैरह है ये जेनेटिक मटीरियल है। और ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी आपका ये एक क्या बोलते हैं, ये डीएनए का मॉलिक्यूल ही है। जो प्लाज्मिड है ये आपका एक, हम इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब क्रोमोसोम के बाहर जो डीएनए का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है वो है ये। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोमल डीएनए उससे अलग है अपने आप में, सर्कुलर नेचर का होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फ्लैगेलम का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा है इसने क्वेश्चन। बैक्टीरिया का जो फ्लैगेला का स्ट्रक्चर, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक मोटर होती है जिसको कि बेजल बॉडी बोलते हैं, इसी को या तो तुम बेजल बॉडी बोल लो या मोटर बोल लो। यहां पे एक होता है फिलामेंट, और दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, ऐसे कनेक्ट करके होता है। मैं ड्राइंग तो तुम्हें मुझे पता ही है ना मेरी,
पिकासो से कुछ कम नहीं है। ये होता है, इसको बोलते हैं हुक। बस समझ लो, भावनाएं तुम मेरी समझो बस। ये बेसल बॉडी मोटर, ये है हुक जो कि कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। तो 3 पार्ट होते हैं, वो तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, बनाने के लिए वहाँ पे नहीं आएगा। क्या कॉमन होता है? तो भैया प्रोकैरियोटिक में देख रहे हो राइबोसोम है, तो राइबोसोम कॉमन होगा। और बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गई, वो कॉमन होगी। जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, ये कॉमन होगा। तो यही कुछ चीज़ें बस कॉमन होती हैं प्रो और यूकैरियोट में, समझ आए। बैक्टीरिया की अगर सेल की बात करें तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह कितनी होती है? तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है, ये पूछ लेते हैं कभी क्वेश्चन, 0.2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। और लेंथ की बात करेंगे तो ये होता है 2 से लेकर 8 माइक्रोमीटर का, ठीक। आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी? जल्दी से अटेम्प्ट करिए इसको। इसमें से फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अच्छा, दा विंची, हाँ। टेस्ट कहाँ दे सकते हैं संडे वाला? अमन, परमार एकेडमी ऐप पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, कल वाला उसमें जाओ, मतलब सॉरी, परमार एकेडमी वाले ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे लाइव वाले टेस्ट में सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और फ्री है वो सभी के लिए, ऐसा कोई पेड वगैरह नहीं है ना। चलो तो हाँ बेटा, हैप्पी तुम ही थे ना, तुम ही ने बोला था ना कि वो जब मैंने अप्सरा का क्वेश्चन पूछा था, अब जैसे तुम सिम्बियोसिस पूछ रहे हो मुझसे, तो मैं तुमसे बोल दूँ कि बेटा ये तो एक यूनिवर्सिटी का नाम है, हैं? क्यों? अगर बोल दूँ कि यूनिवर्सिटी का नाम है, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम, आई थिंक तुम ही थे, इफ नॉट रॉन्ग। तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक तरह का रिलेशनशिप होता है, ये मतलब 2 स्पीशीज़ के बीच में जब काफ़ी लंबे समय तक रिलेशन होता है। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक आपके लिए। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। तो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, वो पर्पस नहीं था। पर्पस आप समझ गए होंगे। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर्स। सारे ही डिसीजंस, तो मतलब ये क्या है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हम बाकी भी पढ़ेंगे। फैक्टर रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जर्नलिस्टिक टाइप का एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड इस तरह का हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर रेगुलेटेड बाय द मार्केट, सेम गोज विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेम गोज विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। कोई डेटा, कोई फैक्ट होता कि ये चीज़ इस साल इम्प्लीमेंट हुई है, इस डेट को इम्प्लीमेंट हुई है, या फिर इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो है ना, कोई नंबर लिखा होता है तो वो उसको चेंज करना आसान होता है किसी एग्जामिनर के लिए। या फिर यहाँ पे देखिए पहला वाला स्टेटमेंट, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर्स। अगर कोई एक भी डिसीजन इनके अलावा अगर भी ले लिया गया तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। पहले आपको नॉलेज यूज़ करना है, देन आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपना कॉमन सेंस भी नहीं भूलना है। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ नॉलेज या पढ़ रखा है, जैसे कि अगर मैं क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ऑल बैक्टीरिया हैव प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो अगर मेरी नॉलेज कहती है कोई चीज़ तो पहले नॉलेज का यूज़ करना है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या नॉलेज यूज़ करना, वो करना। देखो यार, ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ये हैं कि भाई ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि बस ऑल एनी, जहाँ ये कि मतलब ये कोई पढ़ा वैसी चीज़ें हैं कि नहीं ऑल एनी कहीं दिख जाए बस गलत मार के आगे बढ़ जाओ। हम उसके क्यों कर रहे हैं वो समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। कि हम एलिमिनेशन यहाँ पे चीज़ों का सीख रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। सिखाना मेरा काम है, ठीक है। आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपका काम है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगर हम गेस वर्क ले रहे हैं तो 10 में से 7 केसेस में सही होगा, 8 केसेस में हो सकता है, 9 केसेस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक चांस तो हमेशा रहता है। लेकिन जनरल इसके पीछे का पर्पस ये है कि अगर हम 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन में भी तुक्का मारते हैं और उसमें से 3 सही हो जाते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं, तो भी हम नेट पॉजिटिव में हैं, यानी हमें कुछ उससे मिला। अकॉर्डिंग टू क्वेपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन लेटर कोड CFA डिनोट्स। तो CFA क्या डिनोट करता है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट या फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, 1884 में दिया गया था। अब ये सारी चीज़ सब कुछ पता है, ये दोनों चार्ट आपके दिखे हुए हैं, रिवाइज करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारे कैपिटल लेटर होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ए का ट्रॉपिकल, बी का ड्राई, सी का वार्म टेम्परेट। ध्यान रखना इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड, या फिर इसी को बोल देते हैं टुंड्रा टाइप। और ये हाईलैंड, इसको छोड़ दो, इसको तो हटा ही दो एकदम। इनमें से कौन सा एकमात्र है जो कि प्रेसिपिटेशन पे, राइट साइड मत देखना, यहाँ मत देखना, जो टेम्परेचर पे बेस नहीं, बताओ इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर पे बेस नहीं है, सिर्फ एक है, ठीक है, कौन सा है? तो ये आपका बी है। देखो ए वाला जो है ट्रॉपिकल, वो बोल रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। जो एवरेज टेम्परेचर होगा सबसे ठंडे महीने का वो 18 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा ही होगा। सी क्या बोल रहा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज हायर दैन -3 डिग्री सेल्सियस, -3 से ऊपर होगा और 18 से नीचे होगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में ये -3 डिग्री सेल्सियस या नीचे ही होगा। और यहाँ पे सारे महीनों का, यहाँ सब में कोल्डेस्ट मंथ था, यहाँ सारे महीने ऑल मंथ वो नीचे 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या स्मॉल लेटर ले लिए हैं, तो अगर इसको नहीं भी देखोगे तो भी आराम से काम चल जाएगा, बिकॉज हम आपको बताते हैं अभी। स्मॉल लेटर होते हैं एम, डब्ल्यू, एस और एफ। एम का मतलब होता है, स्मॉल एम है, सारे स्मॉल लेटर हैं। स्मॉल एम का मतलब होता है मॉनसून, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई। स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई। स्मॉल एफ का मतलब होता है फुल बारिश, ठीक है, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई होता है, कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। CFA क्या, ये है आपका वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। कैसे समझो, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इतना पता है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा बोलते हैं। ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ। ये ट्रॉपिकल जोन होता है, ट्रॉपिक्स के बीच वाला, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, पता है सबको, ठीक है। जो ग्रीन से अभी ड्रॉ करूंगा वो टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट है, ये टेम्परेट है। शीतोष्ण क्षेत्र, ठंडी पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन क्रॉस करते ही आहा क्या ठंडी पड़ रही भाई, यहाँ पे आ गया ओहो गर्मी पड़ रही, ओहो ठंडी पड़ रही, उछल उछल के जा रहे हैं भैया, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ऐसा तो है नहीं कहीं ड्रॉ है कि यहाँ पे दीवार बना दी गई है, यहाँ पे ठंडी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, वो ठंडी हवा यहाँ क्रॉस करके नहीं आ पाती हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन हल्का हल्का होगा ना, कि मतलब ये भाई ठंडा क्यों है, क्योंकि कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे सन की डायरेक्ट रेज या फिर ओवरहेड रेज नहीं पड़ती हैं वो, तो इसलिए वो ठंडे हैं। लेकिन इसका मतलब वहाँ पे हमेशा स्लैंटिंग रेज यानी कि तिरछी टेढ़ी रेज पड़ती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम, जैसे मैंने बताया कि जाते एकदम ठंडी, हल्का हल्का ट्रांजिशन होगा ना, कि यहाँ पे हल्की से ठंडक, फिर जैसे और ऊपर आप लैटिट्यूड में जाओगे तो और ज़्यादा ठंडक बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो ट्रॉपिक्स के आसपास वाले एरिया हैं, जो टेम्परेट एरिया, उनको वार्म टेम्परेट बोल देते हैं, और इन्हीं एरियाज़ को ही जो ट्रॉपिक्स के पास होते हैं सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तभी यहाँ पे मैंने लिखा है सब ट्रॉपिकल। तो भैया ये ट्रॉपिकल शब्द तो यूज़ करते हैं ए के लिए, एक यू होता है ना, वो देखो ट्रॉपिकल का तो ए होता है, यहाँ पे तो ट्रॉपिकल नहीं है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो जब ए नहीं है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और टुंड्रा के लिए बताए थे ई, खत्म हो गया। नहीं भी पता तो सब ट्रॉपिक, ये कैपिटल सी सब ट्रॉपिक्स होता है, तो भी आंसर आ गया आपका, है कि नहीं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ABCD और टेम्परेचर और ये स्मॉल लेटर्स, ये सब हटा दो, ठीक है। जैसे इंडिया में है तो ये मैं हमेशा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जैसे इंडिया हमारा है ना, प्यारा भारत है, तो यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ड्राइंग तो मुझे पता है, ड्राइंग का क्या ही कहना है। ये एरिया हो गया, इस एरिया का क्या होगा, ये राजस्थान का जो वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली है, इसका क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो लिख देते हैं। उसको तुम रिलेट करना, अगर ना पता हो तुम्हें तो ऐसे तो पता होगा तुम, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती, इसके नीचे वाला पूरा ट्रॉपिकस में आएगा, यानी कि चाहे इसके नीचे तो मुझसे कुछ भी कहो, शुरुआत तो ए से ही होगी, शुरुआत तो ए से ही होगी। ये बी क्या है सर, बी है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एकमात्र बी ऐसा है जिसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेसिपिटेशन से, बारिश से है। अब यहाँ पे क्या मानसून सबसे पहले आता है, तो AM, सिंपल, मानसून सबसे पहले आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ हमने पढ़ा था समर में बारिश नहीं होती है,
वो मानसून में पढ़ेंगे क्यों नहीं होती, और तुम पता होगा क्योंकि पढ़ा चुके हैं पहले। तो ये स्मॉल एस क्यों, समर ड्राई रहता है ना, समर ड्राई रहता है, ठीक है। ये क्या है, AMW मानसून आता है लेकिन विंटर ड्राई रहती है। ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपी पठार। ये अरुणाचल में फॉरेस्ट है ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ है, मिजोरम में है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, अरुणाचल आता है। तो फॉरेस्ट बहुत है। तो डी क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। डी फुल बारिश बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मानसून की, वो सबसे पहले यहीं तो स्ट्राइक कर रही थी। ये क्या है, गंगा वैली है। अब ये ऊपर है ना, टेम्परेट है, लेकिन टेम्परेट ऐसा तो है ना कि यहाँ पे आते ही हाँ क्या ठंडी पड़ रही है ना, तो वार्म टेम्परेट हो जाएगा। तो सी विंटर ड्राई, और क्योंकि गंगा के पास में कैपिटल स्मॉल जी। ये अरावली के वेस्टर्न साइड में तुम आओगे तो बहुत भयंकर डेजर्ट है यहाँ पे, आपको पता है डेजर्ट है। तो यहाँ हम कैपिटल बी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और कैपिटल डब्ल्यू का यूज़ कर लेंगे क्योंकि डेजर्ट है ना। और ये है हमारा लद्दाख वाला एरिया, तो ये यहाँ पे टुंड्रा टाइप है, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे। तो यहाँ पे टी होता है, ठीक। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें, तो बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है। एजुकेशन में जो हमारी पहली कैबिनेट बनी थी, पहले इलेक्शन कब हुए थे, 1951-52 में। सर मैं तो MP से हूँ, कहीं नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता है, कार्बी अंगलोंग खासी हिल्स, बिल्कुल। सर मैं अभी डेजर्ट में खड़ा हूँ, प्रिक फीवर। सर पर अर्थ तो 23 डिग्री टिल्टेड है ना, तो कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब अर्थ तो टिल्टेड है, ऊपर नीचे नहीं होगा, समझा नहीं मैं क्या कहना क्या चाहते हो हैं। अर्थ ऊपर नीचे है। तो पहले इलेक्शन हमारे 1951-52 में हुए थे, और जिसमें पहली कैबिनेट बनी थी वो कुछ इस प्रकार है। नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर प्लस विदेश मंत्री भी बने थे, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अभी S जयशंकर जी हैं। सरदार पटेल हमारे होम मिनिस्टर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे। आखिरी में बताना, ठीक है, जो टिल्ट वाले पूछ रहे थे, अब क्योंकि आप बोलोगे फिर मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे है, तो आखिरी में बताना। राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले। जॉन मथई रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, इनके रिकमेंडेशन एक कमेटी बनाई गई थी। इसके रिकमेंडेशन पे कौन सी, एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी बनाई गई थी इनके रिकमेंडेशन पे। बलदेव सिंह जी डिफेंस देख रहे थे, जगजीवन राम जी लेबर देख रहे थे, और होमी जहांगीर बाबा जी कॉमर्स देख रहे थे, और रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, शी वॉज दी ओनली विमेन इन दी एंटायर कैबिनेट। अम्बेडकर साहब हमारे लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न मनु या फिर मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना। बुक्स इनकी कौन कौन सी थी, एनिलेशन ऑफ कास्ट थी, वेटिंग फॉर अ वीज़ा थी, एंड बुद्धा एंड हिज धम्मा इनकी बुक का नाम था, है ना। और इन्होंने आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था 1927 में, नासिक का जो काला राम मंदिर था वहाँ से। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था किस साल, ये कमेंट में आप बताएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। RK शनमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, और आपके ये तो खैर पूछेगा नहीं, माइंस एंड पावर NV गडगिल, ठीक है। बुद्धा एंड इस धम्मा, ये नहीं बताया आपने। सर वो उबला हुआ अंडा मांग रहा है, बेटा तुम शांत हो जाओ, नहीं तुमको उबाल देंगे। तुम शुरू से हम देख रहे हैं, तुम ही हो ना वो, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तुम ही हो शायद वो क्रिक फीवर, वो जो अप्सरा वाले हो, तुमको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये ध्यान रखना, जॉन मताई इनके रिकमेंडेशन पे एस्टिमेट कमेटी बनी थी। CGL 2022 के मई से पूछा था, 2022 में पूछा था कि एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति सबसे पहली बार, जो हमारी एस्टिमेट कमेटी बनी थी सबसे पहले बार किस साल कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर पूछ रहा है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर C। तो एस्टिमेट कमेटी सबसे पहले गठन 1950 में हुआ था। इट इज़ दी ओनली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें कोई लोकसभा से सारे मेंबर होते हैं, कितने 30, जिसमें कोई राज्यसभा से मेंबर नहीं होता है, नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड देयर नेशनैलिटी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को, दुअर्ते बारबोसा पोर्चुगीज़, जीन बाप्टिस्ट टावरनियर डच, या फिर निकोलो मनुक्की वेनेटियन। तो इब्न बतूता हमें पता है मोरक्को से आया था। इसने कौन सी किताब लिखी थी, किसके टाइम पे आया था। दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस दोनों ही आए थे कहाँ से, पोर्चुगल से। और कहाँ पे, किसके टाइम पे आए थे ये। जीन बाप्टिस्ट टावरनियर, ये डच नहीं था, ये फ्रांस आया था, ये फ्रांस आया था, तो यही गलत हो जाएगा आपका, गलत पूछा था, नॉट करेक्ट। टावर्नियर की अगर बात करें तो ये 6 टाइम्स इंडिया विजिट किया था, 6 बार भारत आया था। और टावर्नियर की अगर बात करेंगे तो ट्रैवल्स इन इंडिया नाम की इसने किताब लिखी थी, किसके टाइम पे आया था, तो ये शाहजहाँ के टाइम पे आया था, ट्रैवल्स इन इंडिया नाम की बुक लिखी थी। निकोलो मनुक्की, ठीक है। और ये ध्यान रखना एक बर्नियर करके भी था,
बर्नियर भी आपका शाहजहाँ के, जब इसका एंड पीरियड चल रहा था शाहजहाँ का, तब आया था। लेकिन एक फिजिशियन था, फ्रांस से ही फिजिशियन था, जो कि किसके कोर्ट में फिजिशियन था, ये था आपका जो क्या बोलते हैं, ये औरंगज़ेब का भाई दारा शिको, ठीक है, दारा शिको। लेकिन 1658 में हमें पता है बैटल ऑफ धर्मत और सामूगढ़ होता है, हार जाता है दारा शिको। यहाँ दारा शिको तो फिर आता नहीं है, इसके बाद औरंगज़ेब आता है, तो औरंगज़ेब के कोर्ट में फिर इसको अटैच कर दिया जाता है। निकोलो मनुक्की जो है वेनेशियन ट्रैवलर था, और ये भी शाहजहाँ के टाइम पे ही आया था ये मनुक्की, ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पे। और शाहजहाँ के टाइम पे एक पीटर मुंडी करके आया था, पीटर मुंडी, ये अंग्रेज था, यानी इंग्लैंड से आया था पीटर मुंडी, ठीक है। इस वैसे तो इसकी एक किताब है, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरिया द मंगोर करके किसकी किताब है, स्टोरिया द मंगोर, लेकिन पूछेगा नहीं वो। इब्न बतूता जो है एमबीटी के टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और इसकी किताब का नाम था रिहला। अब एमबीटी के टाइम पे ही तो यहाँ विजयनगर और आपके ये सेटअप हुए थे, बहामनी किंगडम, ऊपर बहामनी और नीचे विजयनगर, तो वहाँ पर भी ये गया था। दुअर्ते बारबोसा डोमिंगो पीस, ये दोनों आए थे केडीआर कृष्ण देव राय के टाइम पे, है ना। कुछ और ट्रैवलर के नाम आप बताइए जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पीवाई की सीरीज़ और इन सब में। अच्युत देव राय के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, ठीक है, ये बताएंगे। और बताएंगे देवराय 2 के टाइम पे कौन आया था, देवराय 2 के टाइम पे कौन आया था। तो अच्युत देवराय के टाइम पे आया था फरनाओ नुनीज़, फरनाओ नुनीज़। और देवराय 2 के टाइम पे आया था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो था वो पर्शियन ट्रैवलर था, और फरनाओ नुनीज़ ये भी पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था। तो अब्दुल रज़ाक पर्शियन ट्रैवलर था ये। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज, आयनिक यौगिकों को घोलने के लिए जल एक अच्छा विलायक है, क्योंकि इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, नो कलर, हैज़ हाई डाइपोल मूवमेंट, या फिर इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वाटर होता है ये अच्छा सॉल्वेंट होता है बिकॉज इसका डाइपोल मूवमेंट अच्छा मतलब ज़्यादा होता है। तो आपने पढ़ा होगा आप में से काफ़ी लोगों ने, इस तरह का इसका ट्राइगोनल प्लेनर करके स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो पाती, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हम पढ़ते हैं, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है इसकी यहाँ से कट हो जाती है, इसकी इस वाले से कट हो जाती है, पढ़ा होगा आपने 11th 12th में। लेकिन इसकी ऐसा कोई कट नहीं हो पाती है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसका हाई डाइपोल मोमेंट होता है। तो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से एक अच्छा सॉल्वेंट है। आगे बढ़ते हैं। 17th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको करिए। और अब मैं बताता हूँ वो कल क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, तो कल आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है। हाँ, अब तुम में से काफ़ी लोगों को लगा होगा कि मैं मैच देखने जाऊँगा ना कल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या कि अभी आपको पता है थोड़ा सा वो श्राद्ध वगैरह चल रही हैं, है ना, तो उसी को लेके ही थोड़ा सा गांव जाना है, क्योंकि थोड़ा सा मिनी भोज टाइप ऐसा मतलब होता है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने गया था, लेक की पिक्चर मैंने शेयर करी थी, आपने देखी होगी। तो वो कुछ पितृपक्ष मिलाए जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी था, तो तब गया था। और मैंने सोचा तो था यार कल क्लास लेके चले जाएंगे, जल्दी से भाग के जल्दी क्लास ले लेंगे, लेकिन फिर है क्या ना, सामान वगैरह भी लाना पड़ेगा, खाने वाने का वो सब कुछ रहता है, तो इसलिए आज अभी बस क्लास ख़त्म करके तुरंत ही निकलना है। तो कल फिर क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं उसको आपके भरपाई कर दूंगा। यानी जो अगले हफ्ता हमारा होगा उसमें हम 3 दिन निट्टो करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 3 दिन निट्टो करने वाले हम लोग, ठीक है, जो हमारा अगला वीक होगा। हाँ, तो अगला वीक हम मोस्ट प्रॉब्ली 3 निट्टो करेंगे, या फिर मैं आपका पूरा वो भरपाई अगले वीक में कर दूंगा, ठीक है। आपका गांव फुलेरा है क्या? फुलेरा नहीं भैया, हम क्या, फुलेरा तो वहाँ है ना, क्या बोलते हैं, कौन सी जगह, बहराइच, कौन सी बहराइच, नहीं नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इन 2015। ये सही है। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। खुद ही सोचो, एक भी मेंबर कंट्री ना हुई यूनाइटेड नेशन की, अपने आप गलत हो जाएगा। ये आंसर ए ओनली होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे आप जानते हैं? ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। और इंडिया में एक चीज़ का और हेडक्वार्टर अभी बना है, आप बता सकते हैं? अभी एक और हेडक्वार्टर बना है, किसका बना है? हाँ, किसका अभी हेडक्वार्टर होगा? तो इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, जिसमें 7 बिग कैट्स, लेपर्ड, प्यूमा, ये सब टाइगर, ये सब आते हैं, स्नो लेपर्ड, तो ये 7 बिग कैट्स जो हैं उनका अलायंस का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर बनेगा ये, ठीक है। हम सब भी जा सकते हैं क्या वहाँ? कहाँ? सर आपकी एंगेजमेंट कब है? बस बेटा परसों ही आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? एसीएन है ना? चलो भाई, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे। कल आप लोगों का मॉक होगा,
ठीक है, लाइव होगा शायद 9 बजे या फिर 10 बजे से शुरू होगा। आप एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा परमार एकेडमी ऐप पे। ठीक है, परमार एकेडमी ऐप पे बहुत लोग नोट्स को लेके बोल रहे थे सर नोट्स अवेलेबल करवाने के लिए आपने बोला था कब तक हो पाएंगे, तो उसी पे ही वर्क चल रहा है। और आप ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द आपको वो देखने को मिल जाएंगे नोट्स में। मैं भी पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, है ना सर। एक प्रैक्टिकल क्लास हो सकता है सेल टॉपिक का। प्रैक्टिकल क्लास मतलब अच्छा खाना खाने आ सकते हैं क्या? भाई इतना खाना नहीं बनवाएंगे थोड़ा सा ही खाना बनेगा, जो मतलब गांव में रिलेशन में होते हैं उन लोगों को खिलाया जाता है आई थिंक। वैसे आप लोग भी हमारे रिलेशन में हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन आप लोग को ज़्यादा मात्रा में, बस दिक्कत इस बात की है गांव हमारा भर जाएगा, हमारा गांव छोटा है ना, तो हमारा गांव भर जाएगा। सर आपका इन्वर्टर बोल गया, आप इसका मैं आज तार निकाल लें, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ये बहुत टू 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 बोलता रहता है आज मैंने सोचा आज इसके तार निकालते हैं बैठ के, बहुत परेशान करता है ना। सर सेल उठा के ले आओ रियल में। तुम्हारी ले लें सेल हैं? तुमको मार मार के तुम्हारे पहले खाल उतारे हम और फिर उसका सेल निकाले, कैसा रहेगा ये हैं? आदित्य कुमार का लिखना है सर E इज इक्वल टू टुंड्रा को लेकर पूछ रहा है, तो ये पोल्स पर तो है नहीं, तो E कैसे है? E इसलिए क्योंकि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में तो अगर हम नॉर्मल देखें तो इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं, तो इंडिया में तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसी कंडीशन होती हैं, इसलिए वैसी कंडीशन यहाँ पे भी होती हैं। कहाँ पे? जो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में जाओगे, हिमालय में जाओगे, भाई हिमालय में क्या है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होता रहता है। हिमालय की जो फुट हिल्स है वहाँ पे तुम्हें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वार्म टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है सब हिमालय के अंदर, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही हैं। समझ आया अभी? क्योंकि कंडीशंस है वहाँ पे वैसे, इसलिए। रिलैक्स गाइस, सर के घर वाले सर के लिए रिश्ता देखने। अच्छा बेटा जिस दिन ऐसा होगा ना तुमको साथ में ले चलेंगे, ठीक है, तुम चिंता ना करो तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ। अवॉर्ड अंशुमन अवॉर्ड अंशुमन, अच्छा स्टोरी सुना दो फिर अपनी वही अवॉर्ड अंशुमन घर 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 वाली, तो ना जा फिर। सर एक बार ओही ओही बोल दीजिए, डिस्टेंस है इसलिए। चलो भाई फालतू कमेंट आ रहे हैं, तुम लोग के वैसे कुछ डाउट है नहीं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बाकी तो बस कंप्यूटर कितने लोग पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर कैसा क्या लग रहा है आपको? कंप्यूटर समझ में आ रहा है? सर गांव कहाँ है आपका? कानपुर देहात साइड में? नहीं देहात में नहीं आता, तो नगर में ही है, कानपुर नगर में ही, लेकिन बता नहीं सकते ना तुम लोग पहुँच जाओगे तुरंत। और वहाँ पे गाँव में क्या है कि वहाँ तो किसी से जाके पूछोगे तो बता ही देगा कि हाँ वहाँ पे घर है ना। वैसे मैंने बता तो नहीं रखा है किसी को कि वो इस तरह का पढ़ाता वढ़ाता भी हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता तो चल ही जाता है। सर रैंक 1 आ गया तो फेस रिवील करोगे? ऋषभ करेंगे, लेकिन उसी स्टूडेंट को करेंगे जिसका आएगा सबको थोड़ी ना करेंगे। हाँ फिर सोच सकते हैं सबको करने के लिए, लेकिन हाँ जो सिंगल डिजिट रैंक लेके आएगा उसको तो बिल्कुल करेंगे। IIT कानपुर से कितना दूर है? दूर है काफ़ी IIT से तो। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बट इतना याद नहीं हो रहा है अभी एक साथ। अच्छा दीपक, लास्ट लेक्चर, अच्छा ठीक है सर। कंप्यूटर की क्लासेस एंड DDA स्टेज 2 सेम एज CHSL कल है सर। अच्छा आज से स्टार्ट है ना अक्षत? शायद आज से स्टार्ट है, बिकॉज एक स्टूडेंट हैं वो आज देने, वो भी बोला था उन्होंने कि आज है। सर विशु का कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरल के अलावा क्या चीज़? विशु मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? विशु फेस्टिवल कहाँ है कमेंट? तो विशु जो है आपका, मतलब ये पूछ रहे हो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है केरल के अलावा? तो जो बॉर्डरिंग स्टेट है तमिलनाडु वगैरह में,
और अगर थोड़ा अगर जाओगे तो कर्नाटक में हो जाएगा, मेनली मेनली केरल में, देन थोड़ा बहुत तमिलनाडु में और कर्नाटका में। सर क्लास में किसी को मॉनिटर बना दो। केरल में नहीं, मूसानगर नहीं, ना ना प्रशांत तिवारी, मूसानगर नहीं। मूसानगर का मतलब घाटमपुर तुम जानते हो, तो राइट साइड मुड़ जाते होगे ना मूसानगर के लिए, हम सीधे चले जाते हैं। ITCZ क्या लिखा था किसी ने यहाँ पे, अभी एक सेकेंड। ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जो होता है, वो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन है ये आपका, जहाँ पे ट्रेड विंड मीट करती नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये अगर हम बात करें गर्मियों के टाइम पे, जून के टाइम पे, ये आपका होता है इंडिया के एकदम इंडिया पे, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समथिंग, यानी कि 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास, या फिर वही 23 डिग्री या फिर 25 डिग्री। ITCZ वो जोन है जहाँ पे ट्रेड विंड मीट करती हैं। सन जब ऊपर जाता है तो वो ऊपर जोन चला जाता है, जब सन नीचे आता है तो वो जोन नीचे चला जाता है। कांस्टेंट स्टेबल नहीं रहता है वो, है ना। और इसके डोल्ड्रम क्या होते हैं, डोल्ड्रम जो आपके ये रफली 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखने को मिलते हैं डोल्ड्रम। खाने में क्या बनेगा, अब निकलने का वक्त आ चुका है ना, नहीं खाना ही नहीं बन पाएगा। तुम लोग अगर डाउट लेते रहे तो। पुखराया जानते हो, जानते तो हैं पुखराया, नाम तो सुना है। चलो भाई, थैंक यू।